नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में। टेस्टिकुलर कैंसर को मेडिकली जर्म सेल ट्यूमर का भी नाम दिया जाता है। ये कैंसर पुरुषों में टेस्टिस यानी कि अंडाशय में डेवलप होने वाला कैंसर है। इस कैंसर के दो प्रकार है, सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल। अब इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं? जनरली ये बीमारी जो है 15 से 35 वर्ष के आयु के पुरुषों में देखी जाती है। इस बीमारी की खास बात यह है कि बीमारी ट्रीटमेंट के द्वारा पूरी तरह ठीक हो जाती है और मैक्सिमम केसेस में एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है। तो चलिए समझते हैं इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स में जो है सबसे पहला है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी कि कुछ बच्चों में जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रॉटल स्कैक में डिसेंड नहीं हो पाते हैं। ऐसे केसेस में अगर प्यूबर्टी के पहले अगर उसको हम करेक्ट नहीं करते हैं तो उनमें इस प्रकार के कैंसर का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है अगर वो टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही रह गए। हालांकि ऐसा भी देखा गया कि जिनमें सर्जिकली उनको करेक्ट करना पड़ता है, ऐसे केसेस में भी जो कैंसर रिस्क है वो नॉर्मल पॉपुलेशन के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। साथ ही में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के फैमिली में इस प्रकार के कैंसर का हिस्ट्री होता है उन लोगों में भी इस प्रकार के कैंसर का जो है रिस्क वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके लिए स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन क्या है? इसके लिए कोई खास स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने बताया कि जिनमें अनडिसेंडेड टेस्टिस रहा है, ऐसे लोगों में ऑब्जर्वेशन करना और इस प्रकार की बीमारी को जल्दी सस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस बीमारी में क्योंकि जो आउटकम्स है ट्रीटमेंट के वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन नहीं दिए गए हैं। अब समझते हैं कि इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है, और उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसके लक्षण में जो है टेस्टिस जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसके कारण स्क्रोटल की स्वेलिंग हो जाती है। कई बार टेस्टिस की जो या अंडाशय जो है उसका जो सेंसेशन होता है वो सेंसेशन में बदलाव आ जाता है, और ये चीज़ों के साथ मरीज़ जो है प्रेजेंट करता है। इसको जनरली अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है हाई इन्वाइनल ऑर्किडोक्टोमी, जो एक प्रकार की सर्जरी जिसके द्वारा उस टेस्टिस को निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद माइक्रोस्कोप की फाइंडिंग्स में देखा जाता है कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है, और टेस्टिस को निकालने के बाद ये देखा जाता है कि बीमारी कहाँ तक फैली है, और उसके हिसाब से उसकी जो फर्दर टी स्टेज है वो डिसाइड की जाती है। इसके साथ ही कुछ ट्यूमर मार्कर्स को भी किया जाता है, ये देखने के लिए कि कौन से प्रकार का ट्यूमर है, सेमिनोमेटस ट्यूमर है कि नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर है। तो ऐसा देखा गया कि सेमिनोमेटस ट्यूमर में जो ट्यूमर मार्कर्स हैं इनमें अल्फा फिटोप्रोटीन, बीटा एचसी, जो सीरम एलडीएच है, ये मार्कर्स नहीं बढ़ते हैं। वहीं नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर में ये जो सारे मार्कर्स हैं अल्फा फिटोप्रोटीन, बीटा एचसी, जो सीरम एलडीएच, ये काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर्जरी होने के बाद अगर ये ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं और सर्जरी की पैथोलॉजी रिपोर्ट में कोई हाई रिस्क फीचर्स नहीं होते हैं तो कई बार सर्जरी ही अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट माना जाता है। लेकिन अगर ये ट्यूमर मार्कर्स फिर भी नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, या तो फिर कुछ रेसिडुअल डिसीज एब्डोमेन में पहुंच चुकी है या बीमारी कहीं और भी फैल चुकी है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी का देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। कीमोथेरेपी द्वारा हालांकि इस बीमारी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। जिन केसेस में कीमोथेरेपी देने के बावजूद भी बीमारी का कुछ रेसिडुअल पार्ट बचा हुआ है, उन केसेस में अगर ये नॉन सेमिनोमेटस टाइप है तो उस रेसिडुअल बीमारी की भी सर्जरी करके इसको निकाल दिया जाता है ताकि बीमारी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। अब हम इसके आउटकम्स की बात करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इस बीमारी के आउटकम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो सेमिनोमेटस टाइप है इसमें कोई पुअर रिस्क कैटेगरी होती ही नहीं है, और ये बीमारी 90% से 100% केसेस में पूरी तरह ठीक हो जाती है। वहीं अगर मैं नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर की बात करूँ तो ये बीमारी का भी आउटकम जो है ये काफ़ी अच्छा होता है। अर्ली स्टेजेस में अप टू 90% केसेस इसमें पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, और अगर मैं एडवांस स्टेजेस की भी बात करूँ तो 70-80% केसेस इसमें पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब क्योंकि ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है, इस बीमारी से जो अफेक्ट होता है वो फर्टिलिटी के ऊपर अफेक्ट होता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि जो एज ग्रुप मैंने बताई जिसमें इस प्रकार का कैंसर होता है वहाँ फर्टिलिटी के इश्यूज आने पॉसिबल होते हैं। इसलिए जनरली ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के पहले मरीज को ये सलाह दी जाती है कि वो अपना सीमेन या स्पर्म प्रिजर्वेशन करके रखे ताकि फ्यूचर में चाइल्ड बीयरिंग के लिए कोई इशू ना आए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।